मैं थोड़ी देर तक इस मसले पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि उन तीनों को किस तरह बेनकाब किया जाए। आखिर वो किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सोच विचार के बाद मैंने इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर से रब्ता कायम किया। उससे कहा, मैंने आप लोगों को ट्रांसमीटर की वह फ्रीक्वेंसी बताई है जिस पर ब्रूस मार्टन और रॉबर्ट रिंगू अपने ख़ास आदमियों से गुफ्तगू करती हैं। यस सर, हमें वह फ्रीक्वेंसी मालूम है। जब वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करेंगे तो तुम भी उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने किसी आदमी से गुफ्तगू करना और उससे कहना कि फरहाद अली तैमूर आज रात नौरोज के कुमार खाने में खाना खाएगा और कुछ देर ताश खेलेगा। फरहाद साहब की हिफाजत के लिए खुफिया इंतजामात किए जाएं। यस सर, हम ऐसे ही करेंगे। जिस कमरे में मादाम आला बीबी ने क़याम किया था वहाँ हमारे आदमी मौजूद रहते हैं और उनकी हर बात खुफिया आलात के ज़रिए सुन लेते हैं। जैसे ही वो ट्रांसमीटर ऑन करेंगे हम भी उधर से ट्रांसमीटर ऑन करके ये बात दोहराएंगे। और कोई नई इतला? आपके हुक्म के मुताबिक हमने अमेरिका से आने वालों पर ख़ास नज़र रखी है। 3 बॉडी बिल्डर्स हमारी नज़रों में हैं। उनसे ऐसी वारदात की तवक्को की जा सकती है। उन्होंने जिस होटल में क़याम किया है वहाँ की टेलीफोन कॉलें रिकॉर्ड की जा रही हैं। जब वो होटल के कमरे से निकलेंगे तो उन कमरों में खुफिया माइक छुपा कर रख दिए जाएंगे। मैंने कहा, एक और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। पारस यहाँ शाम की फ़्लाइट से पहुँचने वाले हैं। वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाए। ये तासुर दिया जाए कि पारस की हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर सादा लिबास में आपके तमाम जासूस एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर फैले रहें और देखें कि वो 3 शख्स वहाँ आते हैं या नहीं। उनका वहाँ आना यकीनी है। वो जानते हैं फरहाद इस शहर में मौजूद है। अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट ज़रूर आएगा। अच्छी बात है जनाब, हम ऐसे ही इंतजाम करेंगे। मैंने उन्हें हदायत दी थी कि ब्रूस मार्टन और रॉबर्ट रिंगू जब ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करें तो उसी फ्रीक्वेंसी पर वो भी बोलना शुरू कर दें। इस तरह वो समझेंगे कि दूसरे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने वालों की आवाज़ उनसे टकरा रही है। मैंने ऑफिसर से कहा, आप उनकी बातों में मुदाखलत के दौरान एक और बात कह दें कि शाम को पारस यहाँ पहुँच रहा है। फरहाद साहब उसे लेने एयरपोर्ट जाएंगे। उनकी हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। सर, ऐसा ही होगा, लेकिन उन तीनों आदमियों को कैसे मालूम होगा कि आज पारस बाबा यहाँ पहुँच रहे हैं? अगर वो सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन के आदमी हैं तो उन्हें खबर पहुँच गई होगी। फिर मैंने उन्हें मुख्तलिफ हदायत दी। उनके मुताबिक वह मेरे कॉटेज में आकर हर कमरे में खुफिया माइक और खुफिया कैमरे नस्ब करने लगे। मैंने जनाब शेख साहब से कहा, इदारे से मेरे कद्दो कामत का एक शख्स रवाना कर दीजिए जो हूबहू मेरी नकल करता हो। वो अपनी असली सूरत में रहेगा। दुश्मनों से मेकअप में समझते रहेंगे। मैंने सुपर मास्टर के दिमाग से मालूम किया आखिर उसके वो 5 आदमी इतने अरसे तक पेरिस में क्यों रह गए। उसकी सोच ने बताया। नजूमियों ने फिर पेशन गोई की थी। पारस ऐसे हाथों से निकल जाएगा जो उसे यहाँ से ले गए हैं। इस बात का इम्कान है कि वो फिर पेरिस वापस आए। दूसरे नजूमी ने कहा, पेरिस में पारस की आमद मशकूक है। मेरे हिसाब से पारस नहीं बल्कि उसका साया नज़र आ रहा है और साया सरासर धोखा होता है। लेकिन हमें पेरिस में रहना चाहिए। यहाँ से अनजाने दुश्मनों से सामना होगा जो आइंदा हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती हैं। हम यहाँ रहकर उन दुश्मनों के पीछे छुपे हुए उनके किसी सरगना को बेनकाब कर सकती हैं। वो कमबख्त नजूमी बड़े गज़ब के थे, सही पेशन गोई करते थे। पिछली बार उन्होंने जो कहा वही हुआ। हमारी मालूमात की हद तक शीबा की खुदकुशी का कोई चांस नहीं था, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। उनकी पेशन गोई के मुताबिक पारस में उनके हाथ आ जाता, लेकिन उससे पहले ही सलारा उसे ले गई। इस बार भी सही पेशन गोई कर रहे थे कि दूसरी बार इस शहर में पारस का साया आएगा और साया सरासर धोखा होता है। उनकी एक और पेशन गोई के मुताबिक अनजाने दुश्मन टकराने वाले थे और उनके पीछे छुपा हुआ सरगना बेनकाब होने वाला था। इसका मतलब यही था कि सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन अनजाने दुश्मनों के सरगना की हैसियत से बेनकाब होने वाले हैं और वो अनजाने दुश्मन वही लोग हो सकते हैं जो मुझे तलाश करने के लिए वारदातें करते फिर रहे हैं। इन नजूमियों की एक पेशन गोई से दिल खुश हो रहा था कि पारस उनके हाथ में नहीं रहेगा जो उसे अगवा करके ले गई हैं। क्या मेरा बेटा सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन की कैद में नहीं है? क्या वहाँ से निकल चुका है? मैंने फ़ौरन ख्यालख्वानी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचा। उसने सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए पूछा, हेलो पापा। मुझे मायूसी हुई क्योंकि मैं उस डमी पारस के दिमाग में पहुंचा था जो तैयारे में सफ़र कर रहा था। मैंने कहा, बेटे तुम मेरे पास पहुंचने ही वाले हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी, लेकिन वो मेरा असली चेहरा नहीं होगा। मुझे दुश्मनों से छुप कर रहना पड़ता है। मैं आपको कैसे पहचानूंगा? मैं खुद तुम्हारे पास आकर मुसाफिया करूंगा। ऑल राइट पापा। और बेटे तुम कितनी देर सांस रोक लेते हो? 1 मिनट। दूसरी बार जब मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँ तो तुम 1 मिनट तक सांस रोके रहना, मुझे दिमाग में ना आने देना। क्या बात है पापा, क्या आप असल पारस तक पहुँचना चाहती हैं
यही बात है। वाकई पारस की जहानत तुम्हें मुंतकिल हो गई है। तुम बहुत अच्छे बेटे हो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाप की कमी महसूस नहीं करोगे। मैं उसके दिमाग से चलाया। फिर मैंने ख्याल खुआनी की परवाज़ की और पारस के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। मैंने चंद सेकंड के बाद उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। वो सांस ले रहा था। फौरन सांस रोक ली। इस तरह ये मालूम हो गया कि मैं असल पारस के दिमाग में पहुंच रहा था, मगर उसने पहुंचने नहीं दिया। डमी पारस तो मेरी हदायत के मुताबिक 1 मिनट तक सांस रोके हुए था। इस तरीक़ेकार से इत्मीनान हुआ कि मेरा बेटा जहां कहीं भी है सेहतमंद है। अगर सेहतमंद ना होता तो सांस ना रोक सकता। मैंने फिर तीसरी बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि उसे बार बार सांस रोकने की जहमत उठाना पड़े। वो हमारा दुश्मन नहीं था, जानबूझकर हमारा रास्ता नहीं रोक रहा था। वो तनवीमी अमल के ज़ेर असर था। मैं शाम को 5 बजे अपने कॉटेज से निकल गया। अब वहाँ डमी फरहाद एयरपोर्ट से डमी पारस के साथ आकर ठहरने वाला था। मैं उसके करीब ही एक दूसरे कॉटेज में चला आया, जहाँ इंटेलिजेंस का एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे के साथ मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक फैमिली कॉटेज साबित करने के लिए एक औरत और एक बच्चे को रखा गया था, ताकि दुश्मनों का शुबा न हो। मेरे कॉटेज में जो खुफिया माइक और कैमरे छुपा कर रखे गए थे, उनके ज़रिए हम उस दूसरे कॉटेज में बैठकर आवाज़ें भी सुन सकते थे और स्क्रीन पर वहाँ के तमाम मनाजिर भी देख सकते थे। मैं उस कमरे में आकर आराम से बैठ गया। मैं उस अफसर के दिमाग में पहुंचा जिसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी। उसके ज़रिए पता चला त्यारा पहुंच गए और मुसाफिर उतर रही हैं। मैं डमी फरहाद के दिमाग में आ गया। उसका दिमाग इतना हसास नहीं था, मुझे महसूस नहीं कर सकता था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा और तुम मेरी मर्जी के मुताबिक बोलते और हरकत करते रहोगे। डमी फरहाद ने कहा, जनाब मेरे साथ पौमी भी है। मैंने हैरानी से पूछा, पौमी किस लिए आई है? जनाब शेख साहब ने कहा है, मैं अच्छा फाइटर नहीं हूँ, दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पौमी को मेरी हिफाजत के लिए साथ लगा दिया गया है। मैंने पौमी को मुखातिब किया। वो मुस्कुराकर बोली, तुम याद नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं आ नहीं सकती, और अगर मेरे आने पर एतराज़ है तो कह दो, चली जाऊं। मुझे तुम्हारे आने की खुशी है, लेकिन इस खुशी में सीधी मेरी तरफ ना चली आना। क्या तुम मेकअप में हो? ऐसा मशकूक मेकअप किया है कि मुझे पौमी की हैसियत से पहचानने वाले पहचान लेंगे। इसी तरह डमी फरहाद को असल फरहाद समझेंगे। वो आंखों से दूरबीन लगाई, जहाज से उतरने वाले मुसाफिरों को देख रही थी। फिर उसने कहा, फरहाद मैं आमना को देख रही हूँ, वो जैसी हार्बर के मेकअप में वापस आ गई है। मैंने आमना के दिमाग पर दस्तक दी। फिर पूछा, तुम अचानक कैसे चली आई? मैंने कोशिश की, पासपोर्ट और वीज़ा पर मोहर लग गई, इसलिए आसानी से चली आई, किसी ने शुबा नहीं किया। अच्छी बात है, सीधी इदारे में जाओ, मैं जैसी को वहाँ भेजता हूँ। जैसी हार्बर अभी तक लंदन में थी। मैंने उससे दिमागी राब्ता कायम किया। हमारा काम हो चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें पेरिस में आना होगा, क्योंकि आमना तेलबैब से पेरिस आई है। तुम अपने सफ़र का आगाज़ पेरिस से ही कर सकती हो। तुम्हें बाबा साहब के इदारे से पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात मिल जाएंगे। मैंने डमी फरहाद के पास आकर देखा। वो पौमी से दूरबीन लेकर आंखों से लगाए देख रहा था। उसे तैयारी की सीढ़ी पर पारस नजर आ रहा था। मैंने कहा, पारस का सामान पुलिस वाले ले आएंगे। जैसे ही वो बाहर आए, तुम आगे बढ़कर उससे मुसाफिया करना और हेलो माय सन कहकर उसे उठाकर पेशानी को चूम लेना। यही बात मैंने डमी पारस के दिमाग में पहुंचकर उसे बताई और कहा, इस तरह तुम मुझे पहचान सकोगे। सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन ने मेरी जो तस्वीर दिखाई है, मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आऊँगा। मैं उस ऑफिसर के पास पहुंचा जो YMCA के उसी कमरे में था जहां पहले आला बीबी रहती थी और उन कंप्यूटर मैन की आवाज़ें सुनती थी। मैंने उस अफसर से पूछा, क्या रिपोर्ट है? जनाब आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जब वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे दूसरे अफसरों ने उसी फ्रीक्वेंसी पर उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत की और अपने किसी आदमी को हुक्म दिया कि पारस शाम को यहाँ पहुँचने वाला है, एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात किए जाएं। मैंने पूछा, इसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? उन्होंने फ़ौरन अपना ट्रांसमीटर बंद कर दिया, फिर आपस में बातें करने लगे। रॉबर्ट रिंगू ने कहा, इसे लकी चांस कहते हैं। इत्तफाक से हमने उनकी गुफ्तगू अपने ट्रांसमीटर में सुन ली है। ब्रूस मार्टन ने कहा, हाँ ये इत्तफाक भी हो सकता है और पुलिस वालों की चाल भी हो सकती है। रॉबर्ट रिंगू ने कहा, सांझ को क्या आंच, शाम को पता चल जाएगा पारस आ रहा है या नहीं। मैंने ये रिपोर्ट सुनकर अफसर से पूछा, क्या वो एयरपोर्ट की तरफ आए हैं? उनकी प्लानिंग बताओ। वो सोच रहे थे पारस को सीधा बाबा साहब के दायरे में पहुंचाया जाएगा। उनके प्लान मेकर ने मशवरा दिया कि रॉबर्ट रिंगू बाबा साहब के करीब पहले से पहुंच जाए और ब्रूस मार्टन एयरपोर्ट के सामने रहे। प्लान मेकर एयरपोर्ट की इमारत में रहेगा और ब्रूस मार्टन को इतला देता रहेगा कि पारस को किस रंग की और किस नंबर की कार में ले जाया जा रहा है। इस तरह जब ब्रूस मार्टन पारस का ताकुब करेगा तो ट्रांसमीटर के जरिए बता दिया जाएगा कि ताकुब शुरू हो चुका है।
उधर से रॉबर्ट रिंगू रवाना होगा। दो तरफ से दोनों उस गाड़ी को घेरे में ले लेंगे। फिर पारस और बाबा साहब के इदारे के दरमियानी इलाके में कहीं पारस को अगवा कर लिया जाएगा। वो अपने तौर पर दुरुस्त सोच रहे थे। पारस अगवा किया गया था। बड़ी मुश्किलों से उसे हासिल करने के बाद यकीनन बाबा साहब के दायरे में ही पहुंचाया जाता, लेकिन बेचारा रॉबर्ट रिंगू ख्वामखा सैकड़ों मील दूर बाबा साहब के दायरे के करीब पहुंचा हुआ था। वहां से फिर उसे वापस आना था। बहरहाल मैं उस होटल के अफसर के पास पहुंचा जो 3 आदमियों की निगरानी कर रहा था। मेरी मुखातिब करने पर उसने कहा, जनाब आपने दुरुस्त फरमाया था, वो सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन के आदमी हैं। उन्हें ये बात पहले से मालूम है कि पारस बाबा यहाँ शाम को पहुंचने वाली है। वो आपस में मशवरे कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर सिर्फ एक आदमी रहेगा और ये देखेगा कि वहाँ पारस को लेने कौन आता है। बाकी 2 आदमी 2 मुख्तलिफ शाहराहों पर रहेंगे। पहला आदमी जब ट्रांसमीटर पर किसी कामयाबी की उम्मीद दिलाएगा तो फिर पारस वाली गाड़ी का ताक़ुब किया जाएगा। शहर में एक डमी पारस के आ रहा था जैसे जल्जला आ रहा था। सभी अपनी अपनी जगह मुस्ताद थे। किसी को पारस की ज़रूरत थी और किसी को पारस के बाप की ज़रूरत थी। दुश्मन ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर बार डमी पेश करके उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि किसी वक्त भी हमसे चूक हो सकती है। मसलन अभी मैं पेरिस में था, ये सभी दुश्मन जानते थे। सिर्फ मुझे ढूंढ निकालने की बात थी और ढूंढ निकालने का जरिया फिलहाल डमी पारस ही था। मैं अपने डमी के पास आया। वो पारस के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। पोमी ड्राइव कर रही थी। पारस उसके एक सवाल के जवाब में कह रहा था, मैं नहीं जानता मेरे माँ बाप कौन थे या अब हैं भी या नहीं। जिन्होंने मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा वो मेरे मेहरबान भी हैं और ना मेहरबान भी। मेहरबान इसलिए कि उन्होंने आपके बेटे पारस की तमाम जहानत मेरे दिमाग में मुंतकिल कर दी। इसी वजह से मैं ये समझ पाता हूँ कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। पहले मैं तनवीमी अमल के ज़ेर असर सचमुच यही समझता रहा कि मैं असल पारस हूँ, लेकिन जब मैंने जनाब शेख साहब को पहचानने में गलती की तब मेरे जहन ने कहा यह सब फरेब है। मेरी खुद अपनी ज़िंदगी फरेब है। पता नहीं मैं कौन हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। मेरे डमी ने पूछा, तुम्हें जब पारस की डमी बनाया गया है तो उसके जज्बात भी दिए गए होंगे और तुम उसके मुताबिक अपने पापा को बहुत चाहते होगे। बेशक चाहता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पापा की निस्बत मुझे आंटी सलारा और अंकल जॉर्ज से ज़्यादा मोहब्बत है। ये तनवीमी अमल का असर है। मेरा अपना बेटा पारस भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन तनवीमी अमल के ज़ेर असर रहकर तुम्हारी आंटी और अंकल को ज़्यादा चाहने लगा है। उन्हें मुझ पर तरजीह दे रहा है और उनकी कैद में रहना गवारा कर रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने चाहत के सिलसिले में जोजो का जिक्र नहीं किया। वो ज़रा देर सोचता रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों, जब से मैंने उसकी तस्वीर देखी है मेरे दिमाग में यही बात पकती है कि मैं उसे भगा कर ले जाऊँ। वह जहाँ भी मिले, ख्वाह इदारे में या किसी के घर में मिले, मैं उसे भगा कर ले जाऊँगा। हाँ, तुम्हारी आंटी और अंकल यही चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये बात नक्श कर दी गई है। मैंने पॉमी से पूछा, क्या ताकुब हो रहा है? इसमें भी कोई शक है? मैंने एक नीले रंग की गाड़ी बार बार देखी है, लेकिन ट्रैफिक के हजूम में गायब हो जाने के बाद फिर नजर आने लगती है। एक ऑफिसर सादे लिबास में कार ड्राइव करता हुआ पोमी की गाड़ी के पीछे फासला रखता हुआ आ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या ताकुब हो रहा है? जनाब, ताकुब का शुबा है। एक नीले रंग की कार बार बार नजर आती है। तुम्हारा शुबा दुरुस्त है, तुम अपना रास्ता बदल दो। उसने हदायत पर अमल किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा पोमी, पारस और डमी फरहाद उसी कार में मेरे पहले वाले कॉटेज के अहाते के अंदर आए। चंद सेकंड के बाद ही एक नीले रंग की गाड़ी उस कॉटेज के सामने से गुजरती चली गई। मेरे अलावा 2 अफसरान मुख्तलिफ खिड़कियों के पास पर्दे के पीछे बैठे देख रहे थे। शायद इसके बाद भी कुछ और ताकुब करने वाले आ सकते थे। इसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया। ब्रूस मार्टन, रॉबर्ट रिंगू और वो 3 आदमी जहाँ जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से उनकी गुफ्तगू दूसरी जगह सुनी जा रही थी। उन सुनने वालों ने बताया कि मुझे अगवा करने वाले या मुझ पर हमला करने वाले रात 11 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। पारस को अगवा करने वाले भी आधी रात के बाद ही इस कॉटेज में पहुंचना चाहते हैं। मैंने इंटेलिजेंस वालों से कहा, रात को कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि जो 11 बजे हमला करने आए वो इस वक्त कॉटेज के अहाते में दाखिल ना हो सकें, जबकि दूसरी पार्टी ना आए। जब दोनों तरफ से हमला करने वाले पहुंच जाएं तो पुलिस पार्टी को पीछे हट जाना चाहिए। उनके दरमियान से हटने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उन्हें शुबा ना हो, फिर वो दोनों खुद ही आपस में टकराएंगे। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए ब्रूस मार्टन और रॉबर्ट रिंगू की गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत देख चुका था। वह बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर मैन थे। उन तीनों के मुतालिक सिर्फ सुना था कि वो भी गैर मामूली कुव्वतों के हामिल हैं। अगर वो सलारा के ही आदमी थे तो यकीनन उन्हें भी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर गैर मामूली बनाया गया होगा। जब ये दोनों ट्रांसफार्मर मशीन के बने हुए आपस में टकराएंगे तो देखने वाला मंजर होगा। अभी मुझे फुर्सत थी। मैं दूसरे कमरे में आकर आराम से बैठ गया।
फिर मैंने सलारा के नुमाइंदे को मुखातिब किया। उसने इंटरकॉम के जरिए इतला दी, सर मिस्टर फरहाद मेरे पास मौजूद हैं। जॉर्ज फ्रीमैन की आवाज़ सुनाई दी, मैं आ रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। वो उस कमरे में आया जहाँ उसका नुमाइंदा बैठा हुआ था। वो उसी रिवॉल्विंग चेयर पर आकर बैठ गया जिस पर पहले सलारा आकर मुझसे गुफ्तगू कर चुकी थी। उसने कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, कोई सौदे की बात करने आए हो? हाँ, मगर तुम्हें इस कुर्सी पर देखकर मायूसी हो रही है। मैंने सोचा था तुम्हारी बहन से कुछ चटपटी गुफ्तगू हो सकेगी। काम की बात करो। काम की ही बात करने आया हूँ। तुम्हारी बहन से ये मामला तय हुआ था कि तुम्हारा एक आदमी हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगा, फिर आर्मर तुम्हारे पास पहुंचेगा। हाँ, ये तरीका मुनासिब है। बोलो, हम में से किसको चाहते हो? तुम्हारी बहन को। वह गुस्से से बोला, बकवास मत करो, तुम अपने छिछोरेपन से बाज नहीं आओगे। कभी तो अपनी शराफत का सबूत दिया करो। क्या तुमने मेरे बेटे को अगवा करके बहुत नेक काम किया है? क्या तुम लोगों के साथ शरीफों की तरह पेश आना चाहिए? तुम काम की बात नहीं करोगे। वही कह रहा हूँ जो तुम्हारी बहन से कह चुका हूँ। वो औरत है, खुद अपनी जुबान से कह नहीं सकती कि बाबल का आंगन छोड़कर जाना चाहती है। लिहाजा तुम भाइयों का फर्ज है उसे हंसी खुशी रुखसत कर दो। मालूम होता है तुम्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है। क्या तुम्हारी ये थर्ड क्लास जिंदा दिली उस वक्त भी कायम रहेगी जब हम तुम्हारे बेटे की लाश यहाँ से रवाना करेंगे? मैंने पूछा, किस बेटे की बात कर रहे हो? क्या वह तुम्हारे पास है? उसे जरा देर को चुप सी लगी, फिर वह जल्दी से बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या समझते हो पारस हमारे पास नहीं है? मैं इतने यकीन के साथ समझता हूँ जितने यकीन के साथ रोजाना सुबह सूरज को तुलू होते और शाम को गुरूब होते देखता हूँ। उसे फिर चंद लम्हों के लिए चुप सी लग गई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को पेश कर सकता हूँ। पेश करने के लिए तुमने कितने डमी पारस बनाए हैं? सिर्फ एक बनाया था, वो अब तक तुम्हारे पास पहुंच चुका होगा। अब जो पेश करूंगा वो तुम्हारा अपना होगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह चुका हूँ, मेरा पारस तुम्हारे पास नहीं है। बाजी मेरे हाथ में है। तुम उस ट्रांसफार्मर मशीन से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन टेलीपैथी का इल्म हासिल नहीं कर सकते। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, फिर आकर तुमसे पूछ लूंगा। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। हमें पहले यकीन हो चुका था कि हमारा बेटा उनकी कैद से निकल चुका है। अब जॉर्ज फ्रीमैन से बात करने के बाद पुख्ता यकीन हो गया था, लेकिन इत्मीनान के साथ साथ ये फिक्र भी थी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ भटक रहा है। हम तो उसके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन मैं आपको ज्यादा तजस्सुस में रखना मुनासिब नहीं समझता। मेरे कॉटेज में 2 पार्टियों के कंप्यूटर मैन आधी रात के बाद ही टकराएंगे। अभी फुर्सत है, लिहाजा पारस अव्वल के मुत्तल्लिक बाद में जो कुछ मालूम हुआ वो मैं अभी बयान कर रहा हूँ। हम चाहते थे दोनों पारस बाबा साहिब के दायरे में रहकर जवान होकर दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा अलूम और हर तरह की ट्रेनिंग हासिल करते रहें। इंसान जैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही नहीं होता। कामयाबी ज़रूर होती है, लेकिन दरमियान में रुकावटें भी पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। तब कहीं जाकर कामयाबी का मुंह दिखाई देता है। बेचारी शीबा कभी हमारी दुश्मन नहीं रही, लेकिन दुश्मनों के तनवीमी अमल ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने पारस पर तनवीमी अमल किया और उसे मजबूर कर दिया कि एक सुबह एक ट्रक में बैठकर इदारे से बाहर निकल आए। वो दिन है और आज का दिन मेरा बेटा अभी से अपनी जिद्दोजहद की दास्तान मुरतब कर रहा है। तनवीमी अमल करने वाला शीबा को जितना काम करने के लिए कहता था वो उसी हद तक करती थी। उसकी ड्यूटी इतनी ही थी कि वो किसी तरह पारस को इदारे से निकाल लाए, फिर उसे बताए कि यहूदी जासूस कहाँ छुपे हुए हैं। वो उस ट्रक ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए थी जिसमें पारस बैठा था। जब वो ट्रक इदारे से बहुत दूर निकल आया तब पारस ने ट्रक को रोकने पर मजबूर किया। फिर पारस से कहा वो बाहर निकल जाए। पारस उस ट्रक से छलांग लगाकर बाहर आया, फिर एक तरफ दौड़ता चला गया। शीबा की ड्यूटी यहीं तक थी। इसके बाद यहूदी जासूस उसे अपनी गिरफ्त में लेकर कहीं ले जाने वाले थे। शीबा नहीं जानती थी कि उसे कहाँ ले जाने वाले थे। जब उसे हुक्म दिया जाता कि पारस के दिमाग में जाकर उससे बात करो, तब वो राब्ता कायम करती, वरना वो भी तनवीमी अमल के ज़ेरे असर रहती। लिहाजा उसे ये नहीं मालूम था कि पारस किन हाथों में पहुंच रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है। ये यहूदी जासूसों की बदबख्ती थी। उन्होंने ऐसे दिन पारस को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया जब फ्रांस की इंटेलिजेंस के सारे लोग, पुलिस वाले और फौजी जवान, शहर की तमाम चौकियों और रास्तों की नाकाबंदी कर रहे थे। पेरिस में एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर की मौजूदगी जाहिर हो चुकी थी। वहां से वो निकल भागना चाहता था। उसे गिरफ्तार करने के लिए सख्त इंतजामात किए जा रहे थे और ये बात यहूदी जासूसों को मालूम नहीं थी। उन्होंने पिछली रात फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा था ताकि सुबह परवाज करते हुए उसी जगह जाएं जहां पारस ट्रक से उतर आया था। उसे वहां से हेलीकॉप्टर में ले जाने का इरादा था।
रात को फ्लाइंग क्लब वालों ने उनसे यह नहीं कहा कि सुबह पाबंदी आयद हो जाएगी। खुद फ्लाइंग क्लब वालों को इसका इल्म नहीं था। आधी रात के बाद इंटेलिजेंस वाले ऐसे तमाम क्लबों में पहुंच गए थे जहां से चार्टर तैयारी या प्राइवेट हेलीकॉप्टर परवाज करती हैं। ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर ना मिलने के बायस काम बिगड़ गया। फिर भी यहूदी जासूसों ने पारस को कार में बिठाया और उसे दूसरे रास्ते से ले जाने लगे। रास्ते में ट्रांसमीटर के जरिए उनके एक जासूस ने इतला दी, किसी भी शहर की चौकी से ना गुजरा जाए। नौजवान पारस को किसी दूसरी जगह छुपाना होगा। हर रास्ते पर पुलिस वालों का पहरा सख्त होता जा रहा है। पारस को ले जाने वाले जासूसों ने पूछा, क्या उन लोगों को इतला दी गई है कि हम इस बच्चे को अगवा कर रहे हैं? शायद यही बात है, वरना इतनी जल्दी इतनी सख्तियां कैसे की जा सकती हैं? हमें कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। इस नौजवान को फौरन कहीं छुपाओ। वो उसे फौरन कहीं छुपाने पर मजबूर हो गई। यूं तो उनके कई खुफिया अड्डे थे, वो कहीं भी छुपा सकते थे, लेकिन इस बात का डर था कि पारस को ढूंढ निकालने के लिए जदीद किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाएंगे जिनके जरिए चोर दरवाज़ों और तहखानों का सुराग मिल जाता है। लिहाजा वो उसे किसी ऐसी जगह छुपाना नहीं चाहते थे। पारस कोई कुंद जहन या गबी किस्म का लड़का नहीं था। ट्रांसमीटर पर उनकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। उसने कहा, ख्वाब इतनी दर्द सिरी कर रहे हो, मुझे किसी कॉलेज के ऐसे हॉस्टल में पहुंचा दो जहां मेरी उम्र के लड़के रहते हो। ट्रांसमीटर पर बात करने वाले ने चौंक कर उसे देखा। दूसरी तरफ से कहा गया, देखो ये जवान कितनी जहानत की बात कर रहे हैं। तलबा के हॉस्टल से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। इस पर आर्जी मेकअप करके हमारे यहूदी मिशनरी स्कूल के हॉस्टल में पहुंचा दो। पारस ने कहा, मुझे हॉस्टल पहुंचाकर मेरी मम्मी को इतला देना कि वो मुझसे बातें करती रहें, वरना मैं हॉस्टल से भाग जाऊंगा। उन्होंने पारस की बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। उनकी नज़रों में वो नादान था। भला उनकी गिरफ्त से कैसे निकल सकता था या हॉस्टल से कैसे भाग सकता था जबकि उसके अतराफ सख्त पहरा होता। बहरहाल उसे एक मिशनरी हॉस्टल पहुंचा दिया गया। उस वक्त तक हमें पारस के अगवा होने का इल्म हो चुका था। फ्रांस की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने जगह जगह नाकाबंदी को और सख्त कर दिया। यहूदियों की मुश्किलात बढ़ गई थी। वो उसे वहां से निकाल कर ले जा नहीं सकते थे। उन्हें किसी मुनासिब मौके का इंतजार था। इस तरह वो दिन और वो रात गुजर गई। दूसरे दिन सुपर मास्टर के कंप्यूटर मैन वगैरह पहुंचे थे और पारस को तलाश करते फिर रहे थे। उधर पारस बेचैन हो गया था। शीबा उससे राब्ता कायम नहीं कर रही थी। इसराइली हुक्काम को इस बात का अंदेशा था कि शीबा पारस के दिमाग में जाएगी तो फरहाद, रसवंती और आर्मर उसे घेरने की कोशिश करेंगे, उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा शीबा की ख्याल ख्वानी की ज़रूरत नहीं रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके काबिल जासूस पारस को किसी तरह से वहां से निकाल लाएंगे। लिहाजा उन्होंने शीबा को पारस तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी। वो हॉस्टल में बोर हो रहा था। हॉस्टल के तरफ सादे लिबास में मुसल्ला अफराद पहरा दे रहे थे। पारस के चेहरे पर मेकअप था। वही मेकअप ज़दा चेहरा पहरेदारों को दिखाया गया था ताकि उसे बाहर ना जाने दिया जाए। हॉस्टल के जवान गुस्ल करने के बाद चेहरे पर क्रीम या पाउडर लगाते थे। पारस ने एक जवान की वैनिशिंग क्रीम ली, चेहरे से मेकअप साफ किया, फिर इत्मीनान से बाहर आ गया। कितने ही तलबा हॉस्टल से बाहर आते जाते रहते थे, वो भी बाहर निकला। पहरेदारों ने उस पर एक नज़र डाली, फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये वो चेहरा नहीं था जो उन्हें दिखाया गया था। बाहर कुछ ऐसे लोग उसकी ताक में थे जो उसका असली चेहरा अच्छी तरह पहचानते थे। मैं ब्रूस मार्टन, रॉबर्ट रिंगो और उनके प्लान मेकर का जिक्र कर चुका हूँ। सलारा भी हमारी नज़रों में नहीं आई थी, लेकिन उसकी नज़रों में पारस आ गया था। वह महज इत्तफाक से पारस तक नहीं पहुंची थी। हर काम इत्तफाक से नहीं हो जाता। बड़े बड़े कामों के लिए बड़ी बड़ी साजिशें होती हैं। सुपर मास्टर के दो नजूमी बड़ी हैरत अंगेज पेशन गोइयाँ करते थे जिन पर पहले यकीन नहीं आता था। बाद में वो पेशन गोइयाँ किसी न किसी तरह पूरी होती थी। सलारा ने उन्हीं दो नजूमियों में से एक को फांस लिया था। एक नजूमी ने सुपर मास्टर के सामने पेशन गोई की थी, अगर हमारी टीम पेरिस पहुंचकर इंतज़ार करे तो पारस मिल सकता है। इस सिलसिले में एक नामालूम सी रुकावट है जो अभी समझ में नहीं आ रही है। दरअसल वही दूसरा नजूमी पारस के हसूल में रुकावट बन गया था। अगर वो सलारा के फ्रेम में ना आता तो पारस अब तक सुपर मास्टर तक पहुंच चुका होता और नजूमी की पेशन गोई हरफ बहरफ दुरुस्त होती। दूसरे नजूमी ने सलारा को यकीन दिलाया था कि वो पारस को हासिल कर सकती है। वो सहरज़दा होकर या किसी के जादू के असर से या टेलीपैथी के असर से अपना मस्कन छोड़ देगा और दर बदर भटकेगा। सलारा और उसके भाई जॉर्ज फ्रीमैन ने प्लानिंग की। उन्होंने सोचा, पारस बाबा साहिब के दायरे में है, वहाँ न उस पर कोई जादू कर सकता है न तनवीमी अमल कर सकता है। अलबत्ता शीबा यहूदियों के ज़ेर असर है और वह उसकी मम्मी कहलाती है। वही ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे अपने काबू में करके वहाँ से निकाल सकती है।
ये सोचकर जॉर्ज फ्रीमैन ने अपने तमाम आतिथ्यों को पारस के उन तमाम यहूदी इबादत गाहों, उनके मिशनरी हॉस्टलों, काबा खानों, शराब खानों और कुमार खानों में फैला दिया। यही वजह थी कि पारस मिशनरी हॉस्टल से निकलते ही सलारा की नज़रों में आ गया था। वो अपने भाई हार्डी के साथ पेरिस में मौजूद थी। उसके मातहतों ने इतला दी थी पारस एक मिशनरी स्कूल में पहुंचाया गया है। इसके बाद फिर नजर नहीं आया। वो दोनों बहन भाई उसी हॉस्टल के करीब पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहने लगे। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पारस बेचैन होकर दूसरे दिन हॉस्टल से निकल आया। वो हॉस्टल से निकलने के बाद सोच रहा था अब बाबा साहब के दायरे में वापस जाए या अपनी मम्मी का इंतज़ार करे। वो सोच रहा था कि तनहा शाम तक पेरिस में नहीं रह सकेगा। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उसे तलाश कर रहे होंगे, इसीलिए तो उसे छुपा कर रखा गया था। वो सोचता हुआ एक टेलीफोन बूथ के पास आया। उसने यही फैसला किया था कि बाबा साहब के दायरे में फ़ोन करके अपने लिए गाड़ी मंगवा ले। उसी वक्त हार्डी ने उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मास्टर पारस, मेरी आंखों में देखो और मुझे पहचानो। पारस ने नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। फिर जैसे उसकी आंखें हार्डी की आंखों से चिपक गईं। दोनों भाई आयरन और हार्डी अपनी आंखों के जरिए मैस्मरिज्म करने के माहिर थे। पारस को महसूस हो रहा था जैसे तेज आंधी चल रही है और उसे उड़ाती हुई इन आंखों की दुनिया में ले जा रही है। इन आंखों के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे वो आंखें कहने लगी, मास्टर पारस, तुम्हारे पीछे एक कार आकर रुक गई है। मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलकर उस कार की पिछली सीट पर बैठ जाओ। वहां बैठने के बाद तुम फिर मेरी आंखों में देखते रहोगे। पारस ने नजरें हटा ली। चुपचाप उसका हाथ पकड़कर कार की पिछली सीट पर आया, वहां बैठ गया। दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर वह उसकी आंखों में बेख्तियार देखने लगा। सलारा कार ड्राइव कर रही थी। वो उसे झील के किनारे वाले एक कॉटेज में ले आए। जब तक शहर में जारी रहने वाली नाकाबंदियों का सिलसिला खत्म ना होता वो वहां से जा नहीं सकते थे। इस कॉटेज में उनके एक मातियत ने रिपोर्ट दी, मादाम, हमने शहर में 2 ऐसे हम उम्र लड़के देखे हैं जो पारस से मुशाबत रखते हैं। उनके साथ जो लोग हैं वो उन्हें यहूदियों की इबादत गाहों में ले जा रहे हैं। सलारा ने समझ लिया पारस को तलाश किया जा रहा है और एक डमी पारस तैयार रखा गया है ताकि जब असल हाथ आए तो उसका तबादला हो सके। उसके मातियत ने चंद तस्वीरें पेश की। फिर कहा, हमारे आदमी इन तमाम लोगों का ताक़ुब कर रही हैं। सलारा ने मेरी तस्वीर मास्टर बबलू के साथ देखी। फिर शुबा करते हुए कहा, हार्डी, ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखो, क्या ये फरहाद नहीं हो सकता? उसने तस्वीर देखी, फिर तायद की, हाँ, यह हल्के से मेकअप में है। फ्रांस की हुकूमत 24 घंटे मुस्तैद रहकर इसकी हिफाजत करती है, इसलिए इसने कोई ख़ास मेकअप नहीं किया है। उन्होंने अपने मातियतों को हुक्म दिया मेरी तस्वीर एंटी मेकअप कैमरे के जरिए उतारी जाए। इस हुक्म की तामील की गई। शाम तक उन्होंने छुपकर मेरी तस्वीर उतार ली। मेरे कॉटेज का पता भी मालूम कर लिया। अब वो शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि मैं मास्टर बबलू के साथ उस कॉटेज में रहता हूँ। हार्डी ने कहा, यह अच्छा मौका है। अगर हम किसी तरह फरहाद को यहाँ से अगवा कर लें और ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचा दें तो यह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। एक तो इसकी तमाम सलाहियतें हम में मुंतकिल होंगी, दूसरे अपना काम निकालने के बाद हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। सलारा ने कहा, हार्डी, तुमने और आयरन ने वादा किया है कि मेरे और जॉर्ज के दिमाग से काम करोगे, अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ, एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ। निहायत ही नामाकूल तजवीज़ है। इसके बेटे को अगवा करने में इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसे यहाँ से ले जाना कोई किस्से कहानी वाली बात नहीं। हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और हम नाकामी का मुंह देखने के साथ साथ खुद उनके सामने बेनकाब हो जाएंगे। फ़र्ज़ करो हम पारस को अगवा करने में नाकाम हो जाते हैं, तब क्या फरहाद के लिए कोशिश की जा सकती है? मैं जब किसी प्लानिंग पर अमल करती हूँ तो उसके हर पहलू पर गौर कर लेती हूँ, इसलिए नाकामी का चांस कम होते हैं। जब मैं पारस को लेकर यहाँ से चली जाऊँ और अपनी जगह पहुँच जाऊँ तो इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मेरे साथ ही जाना है। हमें वहाँ पहुँचते एक डमी पारस तैयार करना होगा। शाम को उनके मातिहतों ने इतला दी, पुलिस वाले घर घर तलाशी ले रहे हैं और अब उनका रुख झील के साहली इलाकों की तरफ है। वो दोनों भाई बहन रात 9 बजे तक परेशान रहे। अब पारस को कहाँ छुपाया जाए? घर घर तलाशी ली जा रही थी। ऐसे कद्यावर जवान को देखकर उसकी तस्वीर एंटी मेकअप कैमरे के जरिए उतारी जाती थी। हर तरफ से इत्मीनान करने के बाद उन घर वालों को बख्शा जाता था। फिर ऐसे में सलारा और हार्डी पुलिस वालों से बच नहीं सकते थे। हार्डी ने कहा, सिस्टर, ऐसे में तो तुम्हारा दिमाग बहुत काम करता है, कुछ जहानत का सबूत दो। वो टहल रही थी और सोच रही थी। फिर उसने सोचने के अंदाज में सर हिलाकर कहा, एक तरीका है, फिलहाल पारस को उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाए। हार्डी ने चौंकर हैरानी से पूछा, क्या तुम होशो हवास में हो? हाँ, वो ये कॉटेज ऐसा है जहां पुलिस वाले तलाशी नहीं लेंगे और पारस महफूज रहेगा। तुम यहाँ पारस की हिफाजत के लिए आई हो या उसे ले जाने के लिए? पहले इसकी हिफाजत लाजमी है।
जब वह पुलिस की नज़रों से महफूज रहेगा तभी हम इसे ले जा सकेंगे। चलो, पारस को गाड़ी में ले चलो। हम फरहाद के कॉटेज की तरफ जाएंगे। तुम फिर पारस को आंखों के जरिए मैस्मराइज करो और इसे समझाओ कि इसे जहां पहुंचाया जा रहा है वहां वो रात भर बेडरूम में आराम से सोता रहे। सुबह 4 बजे वो बेदार होगा और दबे कदमों उस कॉटेज से बाहर निकल आएगा। बाहर तुम्हारी कार खड़ी होगी। तुम फिर इसे वापस हमारे उसी कॉटेज में ले आओगे। हार्डी ने सर खुजाते हुए कहा, यह बात तो समझ में आ रही है कि इस वक्त तक पुलिस वाले हमारे कॉटेज की तलाशी लेकर जा चुके होंगे। दोबारा फिर उधर का रुख नहीं करेंगे। इस तरह पारस भी हमारे पास महफूज रहेगा। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि पारस अपने बाप के पास पहुंचने के बाद वहां से वापस आ सकेगा? माना कि वो मेरी आंखों की कुव्वत के जरिए से रहेगा, लेकिन फरहाद ने उसे देख लिया तो? सलारा ने कहा, जिस बेडरूम में पारस सोएगा उसके दरवाजे को अंदर से बंद कर लेगा और आराम से बिस्तर पर सो जाएगा। फरहाद अगर इसे देखेगा तो बाहर खिड़की से ही देख सकेगा। अंदर जाना चाहेगा तो दरवाजा बंद होगा। फिर वो सोचेगा कि बेटे की नींद में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लिहाजा वो सुबह के इंतजार में अपने कमरे में जाकर सो जाएगा। लेकिन अपने बेटे से मिलने वाली सुबह बाप की जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि बेटा 4 बजे सुबह ही दबे कदमों निकलकर हमारी कार में आ जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, इन बहन भाइयों ने इस मंसूबे पर अमल किया और मुझे चक्कर दे गए। रात को जब मैं कॉटेज में आया था तो ठीक सलारा की प्लानिंग के मुताबिक मैंने खिड़की से पारसी को देखा था। उसकी नींद में मुदाखलत करना नहीं चाहा था। आखिर वो मेरे साथ ही कॉटेज में था। सुबह उससे बात कर सकता था, मगर सुबह तक मामला फिर बदल चुका था। मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि जिसे मैंने रात को देखा था वो मास्टर बबलू नहीं, बल्कि मेरा अपना बेटा पारस था, जो मेरे हाथ आकर निकल गया था। उन दिनों पारस की अजीब हालत थी। वो आंखें हमेशा उसका ताकुब नहीं करती थी, लेकिन वो सहरज़दा सा रहता था और अपनी जहानत से ये सोचता भी था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, मुझे क्यों यहाँ छुपा रखा है। उसने सलारा से कई बार ऐसे सवालात किए। उसने बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमकर कहा, तुम्हारी शिबा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं यहाँ से तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम देख ही रहे हो पुलिस वालों ने कितना सख्त पहरा लगा रखा है। अब तुम्हें किसी दूसरे मेकअप में ले जाना होगा। उसने अपने मातिहतों को हुक्म दिया था कि पेरिस में कुछ ऐसे बूढ़े आदमियों का इंतखाब करो जो कद्दो कामत में पारस के बराबर हों और एक आध रोज में यहाँ से जाने वाले हों, और उनके कागजात पर यहाँ से रवानगी की इजाज़त मिल चुकी हो। दूसरे दिन मालूम हुआ एक ऐसे ही कद्दो कामत का प्रोफेसर लंदन से पेरिस आया हुआ है और दूसरे दिन यहाँ से लंदन जाने वाला है। उधर पुलिस वालों ने 15 बरस से लेकर 25 बरस के जवानों पर पाबंदी आयद की थी कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मेरी हदायत पर वो ऐसी नौजवान लड़कियों को भी चेक करते थे जो कद्दो कामत में पारस के बराबर होती। अगर उस पर औरत का मेकअप किया जाता तो वो एक भरपूर जवान औरत दिखाई देती, इसलिए लड़कियों और औरतों को भी सख्ती से चेक किया जाता। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि उसे एक बूढ़े प्रोफेसर के रूप में भी ले जाया जा सकता है। सलारा के आदमियों ने उस प्रोफेसर को अगवा किया, उसे सामने बिठाकर पारस का मेकअप किया। जब मेकअप मुकम्मल हो गया, उसके तमाम कागजात पर कब्जा जमा लिया गया, उसके मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर ली गई, तो उसके आदमी प्रोफेसर को कहीं ले गए, उसे ख़त्म कर दिया, उसके चेहरे और जिस्म को तेज़ाब के जरिए बिगाड़ दिया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। ये बात आम हो गई थी कि पारस को किसी औरत ने अगवा किया है, लिहाजा दूसरे दिन पारस के साथ सिर्फ हार्डी लंदन तक गया। उसके दूसरे दिन सलारा लंदन पहुंची। इस तरह वो उसे पेरिस से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए। चूंकि प्रोफेसर के कागजात में अमेरिका तक जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए दोबारा इजाज़तनामा हासिल करने के लिए उन्हें लंदन में रुकना पड़ा। इंसानी जज्बे कई तरह के होते हैं, लेकिन मोहब्बत के जज्बे में सबसे ज़्यादा कुव्वत होती है, ख्वाह वो महबूबाना इश्क हो, बहन भाई का प्यार हो या बाप बेटे की मोहब्बत। जब मोहब्बत जोश मारती है तो आदमी तड़प जाता है। पारस के साथ भी यही था। जोजो की मोहब्बत जोश मारती तो ऐसा लगता था जैसे वो हार्डी की आंखों के शहर से निकल रहा हो। कभी कभी जोजो उससे दिमागी राब्ता कायम करती थी, दोनों बातें करते थे। ये मुलाकातें, ये बातें पारस के अंदर दिमागी तवानाई पैदा करती थी, और ये तवानाई जोजो के सामने थोड़ी देर के लिए हार्डी की आंखों को भुला देती थी। एक ऐसे ही मौका पर जब जोजो पारस के दिमाग में पहुंची हुई थी, उसके दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था तो रसवंती पहुंच गई। रसवंती ने मुझे इतला दी। मैं वहां पहुंचा तो इतना ही पता चल सका कि वो लंदन में है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने लंदन के एजेंट्स को उसके पीछे लगा दिया। ये भी आपको मालूम है कि किस तरह वो प्रोफेसर के रूप में लंदन से बाहर जाने वाला था। हमने उसे घेर लिया था और घेरने के बाद भी नाकाम रहे थे। सलारा फिर उसे एक बार हमसे छीन ले जाने में कामयाब रही, लेकिन वो उसे लंदन से ना ले जा सकी। यह भेद खुल गया था कि प्रोफेसर के रूप में पारस है। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि प्रोफेसर कहाँ गया। ज़ाहिर है उसे पेरिस में ही गायब किया गया होगा, तभी पारस को वहां से लाया गया था। पिछले दिनों
जो मस्कशुदा लाश पेरिस के मुजाफाती इलाके में मिली थी। उसके मुतालिक शुबा हुआ कि प्रोफेसर का चेहरा बिगाड़ दिया गया था ताकि शनाख्त ना हो सके। लिहाजा लंदन में पारस के साथ प्रोफेसर के कातलों को भी तलाश किया जाने लगा। सलारा बड़ी जहानत का सबूत दे रही थी। उसने हार्डी के जरिए एक लड़के को ट्रैप किया जो पारस से मुशाबत रखता था। उस पर पारस का मेकअप चढ़ाया गया, फिर उस मेकअप पर एक और लड़के का मेकअप चढ़ाया गया। चेहरे पर डबल मेकअप करने के बाद उसी रात की फ्लाइट से उसे अमेरिका रवाना किए जाने के इंतजाम किए गए। वो एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ तो वहां नस्ब किए हुए खुफिया एंटी मेकअप कैमरे ने बता दिया कि वह मेकअप में है और इस मेकअप के पीछे पारस का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़के को फौरन हिरासत में लिया गया। तमाम पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की तवज्जो उस लड़के पर थी। इधर असल पारस मेकअप में था। वो एयरपोर्ट की इमारत के उस हिस्से से गुजर गया। फ्रांस की हुकूमत हम पर इतनी मेहरबान थी कि हमारी खातिर वो घर घर की तलाशी लेती थी, एक एक मुसाफिर को रोकती थी। इंग्लैंड की सरकार हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरे मुसाफिरों को परेशान नहीं किया जा सकता था, जबकि एक पारस गिरफ्तार हो चुका था। बहरहाल गिरफ्तार करने वालों को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उस वक्त तक सलारा पारस को ले जा चुकी थी। अमेरिका पहुंचने से पहले हार्डी ने पारस की आंखों में आंखें डालकर उसे हुक्म दिया था कि वो अमेरिका के किसी शहर को खुद ना पहचाने। सलारा या हार्डी उसे बताएंगे कि किस मुल्क में या किस शहर में उसे पहुंचाया जा रहा है। जब पारस को सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन के खुफिया अड्डे पर पहुंचाया गया तो वो शहरज़ादा था। इसके बाद हार्डी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर हुक्म दिया, अब तुम शहरज़ादा नहीं रहोगे, अपनी तमाम तर सलाहियतों से दिमागी तौर पर हाजिर रहोगे और अपने ही शऊर से काम लेते रहोगे। अब आंखें बंद करो और 1 मिनट के बाद खोल दो। पारस ने 1 मिनट तक आंखें बंद रखी। फिर जब उन्हें खोला तो वो दिमागी तौर पर हाजिर था। पूरे शऊर के साथ खुद को पारस अव्वल समझ सकता था और अपने दिमाग से काम ले सकता था। उसने हैरानी से चारों तरफ घूम घूम कर देखा। वो एक बड़ा सा हॉल था। वहां 2 बेड नजर आए जिसके सरहाने ट्रांसफार्मर मशीनें लगी हुई थी। उसने दूसरी तरफ देखा। कुछ फासले पर उसका एक हमशक्ल कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके पीछे सलारा एक इजी चेयर पर बैठी हुई थी। उसके करीब हार्डी खड़ा हुआ था। उसने सलारा को देखकर कहा, आंटी आपने कहा था शिबा मम्मी ने मुझे बुलाया है, लेकिन आप मुझे कहाँ ले आई हैं? सलारा ने कहा, यह वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें पहुँचाना चाहती थी, लेकिन यह ट्रांसफार्मर मशीन और ये मेरा हमशक्ल लड़का, इसके क्या मायने हैं? क्या तुम अकल पर जोर देकर इतना नहीं समझ सकते कि जब तक हम एक डमी पारस इदारे में नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक तुम्हारे पापा और दूसरे लोग मुतमईन नहीं होंगे। तुम्हारी शिबा मम्मी चाहती हैं कि वो लोग मुतमईन हो जाएं और तुम आराम से अपनी मम्मी के साथ रह सको। मेरी मम्मी कहाँ है? मैं कह चुकी हूँ वो बीमार है, अभी नहीं आ सकती। आखिर वो कितने तवील अरसे से बीमार हैं। जब भी मैं पूछता हूँ आप उनकी बीमारी का बहाना करती हैं। मैं कोई नादान बच्चा तो नहीं हूँ? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? अगर मेरा एतमाद हासिल करना चाहती हो तो पहले मम्मी को मेरे सामने लाओ, मैं उन्हें देखूंगा, फिर वो जो हुक्म देंगी वो करता जाऊंगा। सलारा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं जानती थी तुम ये जिद करोगे, ख्वामखा अपनी मम्मी को परेशान करोगे। डॉक्टर ने मना किया है उनसे कोई ना मिले, लेकिन तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। आओ तुम्हें मिला देती हूँ, लेकिन ज्यादा बातें न करना। वो पारस को साथ लेकर एक बड़े हॉल से निकली, फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक कमरे में पहुंची। वहां शिबा एक आरामदेह बिस्तर पर बीमारों की तरह लेटी हुई थी। पारस उसे देखते ही दौड़ते हुए गया, फिर उससे लिपट गया। वो बला का चालाक था। लिपटने के बहाने उस डमी शिबा के चेहरे को छू रहा था, टटोल रहा था, मालूम करना चाहता था कि मास्क मेकअप है या आर्जी। लेकिन वो जो भी औरत थी उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई गई थी। पारस को तस्लीम करना पड़ा वो उसकी मम्मी है। औरत ने शिबा की आवाज़ और लबो लहजे में कहा, बेटे मैं बहुत बीमार हूँ, ये लोग मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं। ये मेरी मुंह बोली बहन सलारा है, ये जो कह रही है उस पर अमल करते जाओ, मैं जल्दी सेहतियाब हो जाऊंगी। फिलहाल हम दोनों के लिए जगह बहुत महफूज है, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकेगा। सलारा ने कहा, बहन शिबा डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया है। वो पारस को थपक कर उसे अलग करते हुए बोली, आओ बेटे चले, पहले ज़रूरी काम कर लें ताकि इदारे में तुम्हारी डमी पहुंचाई जा सके। वो अपनी मम्मी को देखकर मुतमईन हो गया था। उसका हुक्म भी सुन चुका था, लिहाजा वो ट्रांसफार्मर मशीन के मरहले से गुजरने के लिए बिस्तर पर आकर लेट गया। दूसरे बिस्तर पर उसकी डमी को लेटाया गया। इस तरह उसकी एक डमी तैयार कर ली गई। फिर उन्हें इतला मिली कि शिबा ने तेल अबैब में खुदकुशी कर ली है। उनके मंसूबे में एक खलल पैदा हो गया। जिससे डमी शिबा को बीमार बनाकर रखा गया था, अब वो उनके लिए बेकार हो गई थी। शिबा की मौत की खबर वो पारस से ज्यादा अरसे तक छुपा कर नहीं रख सकते थे। इस बात का अंदेशा था कि टेलीपैथी जानने वाले किसी वक्त भी मौका पाकर, खास तौर पर जोजो उसके पास आकर उसे मम्मी की मौत के बारे में बता सकती है। हार्डी ने कहा, पारस को सब कुछ बता देना चाहिए।
उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपने काबू में रखना चाहिए। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, अभी ये मुनासिब नहीं है। जब टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आकर उसे हमारे खिलाफ भड़काएंगे तब उस पर तनवीमी अमल किया जाएगा। अभी तो ये शीबा के तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है और बेख्तियार सांस रोक लेता है, किसी को दिमाग में आने नहीं देता है, फिर हमें किस बात का अंदेशा है। उन्होंने फिलहाल ये बात छुपा कर रखी। डमी शीबा को उसके सामने पेश करते रहे। उधर शीबा की मौत से उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसराइलियों से कहा, अगर तुम टेलीपैथी जानने वालों की दुश्मनी से महफूज रहना चाहते हो तो $1.5 करोड़ अदा करो, हम पारस को तुम्हारे हवाले कर देते हैं। उनसे 1.25 करोड़ में सौदा तय हो गया। उन्होंने डमी पारस को उनके हवाले कर दिया। यूं एक तीर से 2 शिकार खेले। उधर हमसे कहा, अगर हम आर्मर को उनके हवाले कर दें तो वह असल पारस को वहां से पलक झपकते ही निकाल कर ले आएंगे और हमारे हवाले कर देंगे। यह हमारे लिए हैरानी की बात थी कि इसराइली हदूद में एक जवान को पहुंचाकर वहां से वो किस तरह निकाल लेंगे। मैंने शुबा जाहिर किया था कि वो डमी पारस है। बाद में मेरी बात दुरुस्त निकली। जब हमने यहूदियों के खिलाफ फिर इंतकामी कार्रवाई शुरू की तो जॉर्ज फ्रीमैन समझौते पर उतर आया। उसने अपनी तरफ से समझाया कि जो मुजरिम है सिर्फ उन्हें सजा देना चाहिए, दूसरों को तबाह बर्बाद करने या उन्हें हलाक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और यह सरासर इंसान दुश्मनी होगी। हमने उसकी बात तस्लीम कर ली, लेकिन समझौता यही हुआ कि अगर आर्मर जाएगा तो उसका एक आदमी जमानत के तौर पर हमारे पास रहेगा और पारस भी हमें वापस मिलेगा। उस वक्त तक हम यही समझ रहे थे कि पारस उनके पास है और हमें हर कीमत पर अपने बेटे को हासिल करना होगा, लेकिन बाजी पलट गई थी। सलारा, जॉर्ज फ्रीमैन और हार्डी अपने खास मातियतों के साथ जहां रहते थे वो कौन सी जगह थी, पारस अब तक मालूम न कर सका था। वह एक वीरान सी जगह थी। आसपास दूर तक जंगलात दिखाई देते थे और जहां वो रहते थे वो किला नुमा इमारत थी। उस किले में मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे सतून थे। पारस एक खिड़की से झांक कर देखता तो उसे दूर नशे में जंगल ही जंगल दिखाई देता था। वो हार्डी की आंखों के सैर में नहीं था। उस पर शीबा के तनवीमी अमल का असर था, लेकिन वो सोचता था, अपनी मम्मी के साथ इस जंगल में क्यों है और उसकी मम्मी आखिर सेहतयाब क्यों नहीं हो रही है। एक रात उसने शीबा की डमी के पास लेटते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जो कहानी सुनाया करती हैं वो सुनाइए। उसने उसे थपकते हुए कहा, आओ सो जाओ, मैं तुम्हें नई कहानी सुनाती हूँ। पारस ने फौरन उठकर उसे गौर से देखा, फिर पूछा, क्या वाकई आप मुझे पहले कहानियां सुनाया करती थी? वह डमी कुछ बदहवासी हुई। पारस ने कहा, हम दोनों भाइयों को कभी आम बच्चों की तरह पाला नहीं गया। हमें किसी ने कभी कहानी नहीं सुनाई, हमेशा जिंदगी की तल्ख हकीकतों से आगाह किया है। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। बेटे, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी हूं। अगर हो तो बताओ, गर्दन से नीचे मेरे जिस्म के किस हिस्से पर 2 तिल एक साथ हैं? वह चकरा कर रह गई। फिर जल्दी से बोली, तुम अपनी माँ का इम्तिहान ले रहे हो? देख रहे हो कि मैं बीमार हूं, ऐसे में भला क्या याद रहता है? और इतनी इतनी सी बातों को कौन याद रखता है? पारस का शुबा यकीन में बदल रहा था। उसने पूछा, क्या इस किले के बाहर जो जंगल है यहाँ सांप पाए जाते हैं? औरत का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, तुम जंगल की बात करते हो, इस किले में भी सांप पाए जाते हैं। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप कैसी बातें करती हैं? आप तो सांपों से खेला करती हैं। क्या आंटी सलारा ने आपको ये नहीं बताया कि मेरे सामने सांपों से नहीं डरना चाहिए? उसने जल्दी से नहीं के अंदाज में सर हिलाकर कहा, नहीं, उन्होंने नहीं। वो कहते कहते रुक गई, फिर झुंझला कर बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पारस ने उससे ज़रा दूर होकर कहा, तुम जो कोई भी हो, अब मेरी मम्मी का रोल प्ले ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ? पलंग के सराहने वाली मेज़ पर एक बड़ा सा प्याला रखा हुआ था। वह मजबूत कांच का प्याला था। पारस ने उसे उठाकर फिजा में उछाला, फिर ही हा की आवाज़ निकालता हुआ छलांग लगाता हुआ ऊपर से वापस आने वाले कटोरे को एक कराटे का हाथ रसीद किया। वो कई टुकड़ों में तकसीम होकर फर्श पर आ गया। फिर उसने पलट कर कहा, यह मेरे मास्टर वाट्सुरोकी का कर्तव्य है। ये कर्तव्य अगर मैंने तुम्हारी खोपड़ी पर दिखाया तो जानती हो क्या होगा? वह खौफजदा होकर थूक निकलते हुए बोली, मैं मजबूर हूँ, मुझे सांपों से डर लगता है। इन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर मैं तुम्हारी माँ का रोल प्ले नहीं करूँगी तो ये मुझे सांपों से डसवाएंगे। तुम कौन हो? मैं थिएटर में काम करने वाली अदाकारा हूँ। हार्डी ने मुझे अपनी आंखों से सहरज़दा किया, फिर मुझे यहाँ ले आया। तुम्हारी तरह मैं भी नहीं जानती कि ये कौन सी जगह है और हम किस मुल्क में हैं। वो सोचती हुई नज़रों से उस औरत को देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हेल्मा। अच्छा हेल्मा, अगर तुम दोस्त बन जाओ तो मैं किसी पर यह दोस्ती जाहिर नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी, तुम्हारे काम आऊँगी। बस एक वादा करो, मुझे सांपों से बचाओगे। तुम तो नन्ही बच्चियों की तरह डरती हो। बहरहाल वादा करता हूँ, सांपों को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। वो तो जहरीले होते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमें डरना नहीं, बहादुरी से लड़ना सिखाया गया है।
मैंने यहाँ आकर तुम्हारा जिक्र सुना था। सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन कहते हैं तुम दिलेर भी हो और ज़हीन भी, लिहाजा तुम्हें काबू में रखना मुश्किल होगा। जब तुम यहाँ लाए जाओगे तो उन सबको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तुम मुझसे पहले यहाँ आई हो। मुझे बताओ, तुमने इस किले के अंदर क्या कुछ देखा है? इस किले के पिछले हिस्से में एक अंधा कुआं है। उसके अंदर कितने ही जहरीले सांप कुलबुलाते रहते हैं। इन कम वक्तों ने मुझे ज़बरदस्ती कुएं में झांक कर देखने पर मजबूर किया। मेरी तो चीखें निकल गई थी। अगर तुम ना कहती तब भी समझता हूँ तुमने यकीनन चीखें मारी होंगी। आगे बताओ। इस किले के अंदर कई कैद खाने हैं। आहनी सलाखों के पीछे कुछ पागल किस्म के लोगों को कैद किया गया है। जब मैं उधर से गुजरती हूँ तो वो लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं और दांत कचकचाते हैं। तुमने उनके मुतल्लिक कुछ पूछा नहीं कि वो कौन है? मैंने पूछा था, सलारा ने कहा। ये सब ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए हमारे मुती और फर्मा बरदार बनाए गए हैं। हमारे एक इशारे पर जान दे सकते हैं या किसी की जान ले सकती हैं। ये सब जुनूनी कातिल हैं। औरतों और बच्चों को चीर फाड़ कर रख देती हैं। आगे बोलो, और क्या देखा? ये बहन भाई, मेरा मतलब है सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन, कोई डॉक्टर मालूम होती हैं। पता नहीं कैसे कैसे तजुर्बात करती हैं। एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है जहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। किले के अंदर और बाहर मैंने कई मुसल्ला अफराद देखे हैं। अगर वो मुसल्ला रहते हैं तो यहाँ असला खाना भी होगा। मैंने यहाँ के 2 बड़े कमरों में जदीद किस्म के हथियार देखे हैं। तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकती हो? नहीं, मैं थिएटर में सिर्फ नकली पिस्तौल इस्तेमाल किया करती थी। मुझे पटाखों की आवाज़ से भी डर लगता है। कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे तुम्हें डर ना लगता हो? पारस, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाना चाहती हूँ। सुना दो, तुम नहीं सुनाओगी तो कोई और सुनाएगा। तुम्हारी शीबा मम्मी ने खुदकुशी कर ली है। पारस ने उसे बेयकीनी से देखा। वो बोली, यकीन करो, मैंने सलारा की ज़ुबान से सुना है। वो मुझे सख्ती से कह रही थी कि शीबा की मौत की खबर तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। पारस ने सख्ती से होंठ भींच लिए थे। फिर उसने पूछा, क्या मेरी मम्मी की मौत में जॉर्ज और सलारा का हाथ है? मैं भला क्या कह सकती हूँ? मैं भी तो तुम्हारी तरह एक कैदी हूँ। कुछ इधर उधर की बातें मालूम हो गई हैं तो वही बता रही हूँ। वो इधर से उधर टहलने लगा। हेल्मा ने कहा, मुझे पता है तुम्हें बहुत सदमा पहुँच रहा है, मगर परेशान होकर सदमा उठाकर क्या करोगे? मैं जानता हूँ, सदमा उठाने से मेरी मम्मी वापस नहीं आएंगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पापा, मामा या आर्मर अंकल मेरे दिमाग में आए और मुझे मम्मी के मुतल्लिक बताएं, लेकिन वो कैसे आ सकती हैं? जब भी आती हैं मैं सांस रोक लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ना रोकूं, लेकिन बेख्तियार ऐसा हो जाता है। पता नहीं तनमीमी अमल का असर मेरे दिमाग में कब तक रहेगा। इसी वजह से तुम कैदी बने हुए हो। अगर वो किसी तरह से तुम्हारे दिमाग में आ जाती तो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाते। मैं खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। क्या तुम इस कैद से रिहाई चाहती हो? वह घबरा कर बोली, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मगर यहाँ बहुत सख्त पहरा है। जैसे ही हम बाहर कदम निकालेंगे वो हमें गोली मार देंगे। मैं तन्हा यहाँ से जाऊँगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए बेकार हो जाओगी। मेरी मम्मी का रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लिहाजा तुम्हें भी सांपों के अंधे कुएं में डाल दिया जाएगा। वो चीख मारकर बोली, नहीं, ऐसी बात ना कहो, मुझे डर लगता है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए यहाँ से फरार होना पड़ेगा। वो सहमी हुई थी, वहाँ से फरार होने का हौसला नहीं पा रही थी। पारस ने पूछा, खाने का सामान किस कमरे में रखा होता है? मेरा मतलब है बंद डिब्बों का खाना कहाँ होता है? यहाँ एक कमरा है, मैं वहाँ जाया करती हूँ। वहाँ से खाने के जितने डिब्बे लाकर पलंग के नीचे छुपा सकती हो छुपा लो, यह हमारे काम आएंगे। क्या तुम लेबॉर्ट्री में जाकर तेज़ाब की बोतल ला सकती हो? उसने हैरानी से पूछा, तेज़ाब का क्या करोगे? खाने के बाद पीऊँगा। क्यों मजाक करते हो? तेज़ाब से तो बदन की खाल उतर जाती है। मैं अपनी एक खाल उतार कर यहाँ से जाऊँगा। क्या फ़ायदा इस खाल का? जब से पैदा हुआ हूँ मुसीबतें उठा रहा हूँ। क्या तुम सीधी तरह मुझे नहीं बताओगी? क्या तुम सीधी तरह मेरे मशवरों पर अमल नहीं करोगी? अच्छी बात है, जो कह रहे हो वही करूँगी। मरना तो है ही, चाहे यहाँ मौत आई या किले से बाहर। शाबाश, अब हौसले वाली बात की है ना। देखो, एक बैग हासिल करो जिसमें हम खाने के डिब्बे रख कर ले जा सकें। पानी की बोतल मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ के किचन से एक बड़ा सा चाकू उठा लेना। वो उसे अच्छी तरह समझाकर कमरे में चलाया। खिड़की के पास आकर बाहर दूर तक देखने लगा। बहुत दूर किले का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। यहाँ तक कि एक पुख्ता सड़क गई थी। अतराफ में बहुत खूबसूरत बाग नजर आ रहा था। कभी कभी जॉर्ज फ्रीमैन, सलारा और हार्डी एक कार में बैठकर इस गेट से बाहर जाते थे। इसके अलावा 2 और गाड़ियाँ थीं जो वक्त बेवक्त किसी काम से बाहर आती जाती थीं। शाम के वक्त पारस को बाग में जाकर टहलने और वक्त गुजारने की इजाज़त दी जाती थी। वो खिड़की के बाहर देख रहा था और सोच रहा था, ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करे कि ज़्यादा लोगों से टकराने की नौबत न आए और वह किले के अहाते से बाहर पहुंच जाए। अगर वो तन्हा होता तो एक बार नाकाम होने के बाद बार बार फरार होने की कोशिश करता,
और इस यकीन के साथ कि वो उसे जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसे जिंदा रखकर उसके पापा से किसी टेलीपैथी जानने वाले को हासिल करेंगे। उसे हेल्मा की फिक्र थी, अगर पहली बार फरार होने में नाकामी होती तो वह हेल्मा को जिंदा न छोड़ते, क्योंकि शीबा की मौत का राज खुलने के बाद वो उनके लिए बेकार हो गई थी। वक्त गुजरने लगा। हेल्मा उसके मशवरों के मुताबिक उसकी ज़रूरत की चीज़ें लाकर पलंग के नीचे छुपाती रही। वो खुद अपने कमरे की एक एक चीज़ को देखता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके फरार होने में मुआविन साबित होती या बाद में काम आती। अलबत्ता एक छोटी सी टॉर्च थी जो किसी वक्त काम आ सकती थी। एक दिन पता चला दोपहर को सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन कहीं बाहर जाने वाले हैं। उसने हेल्मा से कहा, बैग में तमाम खाने का सामान और ज़रूरी चीज़ें रख लो, शायद हमारे निकलने का वक्त आ रहा है। जॉर्ज फ्रीमैन ने फैसला किया था अब हेल्मा की ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा उसे किले से बाहर ले जाकर मौत के घाट उतार देना चाहिए। इसके लिए उसने 2 मुसल्लह अफराद को पहले ही किले के बाहर जंगल में भेज दिया था और कह दिया था कि हेल्मा को अपने घर वापस जाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, उसे कहीं रास्ते में रोककर मार डाला जाए। इस किले का राज किसी दूसरी आबादी तक पहुंचने ना पाए। उसने इस मकसद के लिए हार्डी को बुलाकर कहा, जाओ हेल्मा को अपनी आंखों से सैरज़दा करो ताकि वो खुद ही रास्ते में हमारी कार से उतर कर चली जाए। उस वक्त पारस हेल्मा के कमरे में था। दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। हेल्मा ने पूछा, कौन है? जवाब में हार्डी की आवाज़ सुनाई दी। हेल्मा ने सरगोशी में कहा, मालूम होता है ये कमबख्त फिर आंखों से सहरज़दा करने आया है या कोई और काम लेना चाहता है। पारस ने कहा, वो बिस्तर पर लेटने के लिए कहे तो लेट जाना, लेकिन उसकी आंखों में आंखें न डालना, बंद रखना। जैसे ही वो तुम पर झुके और हुक्म दे कि उसकी आंखों में देखा जाए तो तुम फौरन करवट बदल कर दूर हो जाना। वो दरवाज़ा खोलने लगी। पारस पलंग के सरहाने पीछे की तरफ छुप गया। उसने हेल्मा से जितनी चीज़ें लाकर पलंग के नीचे जमा करने के लिए कहा था वो सब वहाँ मौजूद थीं। ज़रा सी देर में हार्डी की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मेरी बहन सलारा और भाई जॉर्ज अभी बाहर जाने वाले हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरी आंखों में देखोगी, फिर यहाँ से जाओगी। वो उसका हाथ पकड़कर पलंग के पास लाया, फिर बोला, यहाँ लेट जाओ। वो सर झुकाए हुए उसकी आंखों से कतरा रही थी। चुपचाप लेट गई। उसने हुक्म दिया, चारों शाने चित हो जाओ। वो चित हो गई मगर आंखें बंद किए हुए थी। हार्डी ने उस पर झुकते हुए कहा, आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। हार्डी वही कह रहा था जो पारस पहले कह चुका था, क्योंकि ये उसका और हेल्मा का तजुर्बा था। वो इसी तरह अपनी आंखों से सैरज़दा करता था। जैसे ही उसने ये अल्फाज कही, हेल्मा फौरन करवट बदल कर दूर हो गई। उसी वक्त पारस सरहाने की तरफ से नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक प्याला था। उसने प्याले का रकीक मादा हार्डी की आंखों की तरफ फेंका। हार्डी की हलक से फलक शगाफ चीखें निकलने लगी। वैसे तड़पने लगा जैसे ज़िबा किया जा रहा हो। पारस ने प्यालू के एक तरफ फेंका, फिर दौड़कर उसके कपड़ों को टटोलने लगा। कोट के अंदर बगली हॉलिस्टर में रिवॉल्वर था। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, उसे चेक किया, चैम्बर भरा हुआ था। उसने जल्दी से कहा, हेल्मा तमाम ज़रूरी सामान बैग में रखो, मैं अभी आता हूँ। वो दौड़ता हुआ दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया। हार्डी की चीखें दूर तक गूंजती हुई गई थीं। 4 मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए आए, हार्डी को संभालने लगे। उससे पूछने लगे, आखिर क्या हो गया है? ये बात समझ में आ रही थी कि उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया है, क्योंकि वहाँ का गोश्त गल गया था और आंखें ऐसी हो गई थी कि देखी नहीं जाती थी। ये वही आंखें थी जिनसे वह बड़े बड़े शहज़ोरों को सहरज़दा कर देता था। जैसे ही वो मुसल्लह अफराद अंदर आए, पारस दबे कदमों बाहर निकल गया। फिर वहाँ से दौड़ता हुआ सलारा के कमरे की तरफ जाने लगा। वो अपने भाई जॉर्ज के साथ तेज़ी से चलती हुई इसी तरफ आ रही थी। उसने भी अपने भाई हार्डी की चीखें सुनी थी। फिर पारस को देखकर ठिठक गई। उसने रिवॉल्वर का रुख सलारा की तरफ करते हुए कहा, मैं निशाने का खच्चा नहीं हूँ, नमूना पेश करता हूँ। तुम्हारे दाएं कान के बुंदे में जो मोती दिखाई दे रहा है वो अभी गोली से उड़ेगा। ये कहते ही उसने गोली चलाई। कान का बुंदा मोती समेत उड़ गया। सलारा की चीख निकली। वह लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। उसके भाई ने संभाल लिया। पारस ने कहा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ गोली चलाऊँगा, लिहाजा अपने आदमियों से कह देना कोई मुझे निशाने पर रखने की हमाकत ना करे। सलारा गहरी गहरी सांसें ले रही थी, संभल कर खड़ी हो गई थी। पारस तेज़ी से चलता हुआ आया। फिर उसने पीछे आकर उसके गिरेबान को अपनी एक मुट्ठी में जकड़ लिया। रिवॉल्वर की नाली उसकी गर्दन से लगाकर कहा, मिस्टर जॉर्ज आगे चलो और अपने आदमियों को हुक्म देते जाओ कि हमारे रास्ते में कोई ना आए। वो दोनों हाथ उठाकर आगे बढ़ते हुए बोला, मास्टर पारस तुम अभी बच्चे हो, ऐसी नादानी ना करो। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ से निकलना चाहोगे तो मौत तुम्हारे हिस्से में आएगी। मिस्टर जॉर्ज, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मुझे मार डाला गया तो तुम्हारे हाथ में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि मुझे उस वक्त मारोगे जब तुम्हारी बहन मेरे शिकंजे से निकलेगी। तेजी से आगे बढ़ते हुए हेल्मा के कमरे में चलो, मैं उसे साथ ले जाना चाहता हूँ। उस वक्त तक कितने ही मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए चले आ रहे थे। पारस ने डपट कर कहा, फौरन हुक्म दो, जो जहाँ है वहीं रुक जाए।
जॉर्ज ने जरा सी हिचकिचाहट जाहिर की। पारस ने कहा, आखिरी वार्निंग देता हूं, मैं बोलता कम हूं और करता ज्यादा हूं, ये देखो। उसने ठाएं से गोली चलाई। जॉर्ज फ्रीमैन के दोनों हाथ उठे हुए थे। उसकी एक हथेली में सुराख हो गया। उसके हलक से चीख निकली। फिर पारस ने कहा, मैं दूसरी बार तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा, फौरन हुक्म दो। वह तड़प कर बोला, जो जहां है वहीं रुक जाए, कोई आगे ना बढ़े। मुसल्ला अफराद दूर हट रहे थे मगर पारस को निशाने पर रख रहे थे। उसने कहा, मिस्टर जॉर्ज, मैं कह चुका हूं, मुझे निशाने पर ना रखा जाए। जॉर्ज ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं, हथियार फेंक दो। उन लोगों ने हथियार फेंक दिए। उस वक्त तक वो आगे बढ़ते हुए हेल्मा के कमरे के सामने पहुंच गए थे। पारस ने कहा, हेल्मा, फौरन अपना सामान लेकर निकल आओ। कमरे से एक मुसल्ला शख्स ने निकलते हुए कहा, सर, आपके भाई की हालत बहुत बुरी है। दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं, चेहरे पर तेजाब फेंका गया है। सलारा ने लरसते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? हेल्मा दोनों शानों पर तो बैग लटकाकर बाहर आ गई। पारस ने कहा, मेरे और सलारा के करीब ना आना। जॉर्ज फ्रीमैन के साथ चलती रहो, यह हमें किले के बाहर अपनी कार तक ले जाएंगे। जॉर्ज फ्रीमैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा हाथ जख्मी है, मुझे मरहम पट्टी की ज़रूरत है। पारस ने कहा, फर्स्ट एड बॉक्स साथ ले चलो, बाद में खुद ही मरहम पट्टी कर सकोगे। मुझसे नादानी की तवक्को ना करो, मैं तुम्हें ज़रा सी देर रुकने की मोहलत नहीं दूंगा। वह दोनों हाथ उसी तरह उठाए तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि जल्द से जल्द बाहर निकलकर मरहम पट्टी हो सके। खून बहता हुआ उसकी पूरी आस्तीन को भिगो चुका था। अगर इसी तरह तेजी से बहता रहता तो वह चकरा कर गिर पड़ता। वो जहां जहां से गुजर रहे थे मुसल्ला अफराद दौड़ते हुए आते दिखाई देते थे। जॉर्ज फ्रीमैन गुस्से से कहता था, दूर हो जाओ, कोई पारस को निशाने पर न रखे। हम बहन भाई खतरे में हैं, यह शैतान है। तुम में से कोई चालाकी दिखाने की हमाकत ना करे। वो किले के बड़े दरवाजे से निकलकर सामने बड़े से बरामदे के पास आई। बरामदे के पास एक कार खड़ी हुई थी। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगा, किसी ड्राइवर को ले लो। इसकी ज़रूरत नहीं है हेल्मा, तुम ड्राइव करोगी, चाबी से ले लो। हेल्मा ने उसे चाबी ली, डिग्गी खोली, उसमें सामान रखा, फिर स्टीयरिंग सीट पर आ गई। पारस ने कहा, मिस्टर जॉर्ज, तुम हेल्मा के साथ बैठो और मिस सलारा, तुम मेरे साथ पिछली सीट पर बैठोगी। ज़रा आगे जाकर पिछला दरवाज़ा खोलो। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग हो, मगर रिवॉल्वर की गोली ठीक तुम्हारी हाजिर दिमागी से ही गुजरेगी। उसने एहतियात से पिछला दरवाज़ा खोला, फिर झुककर आगे बढ़ती हुई पिछली सीट पर आई। पारस भी बहुत मोहतात था। वो उसके गिरबान को उसी तरह पकड़े हुए था और रिवॉल्वर का रुख उसी की तरफ था। दूर दूर तक मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे लेकिन सबकी बंदूकें झुकी हुई थी। हेल्मा ने कार स्टार्ट की, फिर उसे ड्राइव करते हुए अहाते के मेन गेट की तरफ जाने लगी। जॉर्ज फ्रीमैन ने डैशबोर्ड से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर हुक्म दिया, दरवाज़ा खोल दो, हमें बाहर जाने दो। हुक्म की तामील की गई। वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला जाने लगा। कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती जा रही थी। जब दरवाज़ा खुल गया तो हेल्मा ने रफ्तार बढ़ाई, फिर उसे ड्राइव करती हुई बाहर ले आई। पारस ने कहा, मिस्टर जॉर्ज, ट्रांसमीटर पर हुक्म दो कि दरवाज़ा बंद रखा जाए। अगर हमें ताक़ुब का शुबा होगा तो हम गिरफ्तार होने से पहले तुम दोनों को ख़त्म कर देंगे। जॉर्ज फ्रीमैन ने फिर ट्रांसमीटर को ऑन किया, अपने लोगों को हुक्म दिया, अहाते का बड़ा दरवाज़ा बंद रखा जाए और कोई ताक़ुब में ना आए। अगर इन्हें ताक़ुब का शुबा होगा तो हम जान से जाएंगे, लिहाजा मेरे हुक्म पर सख्ती से अमल किया जाए। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया, फिर कहा, मास्टर पारस, अब तो इंसानियत का सबूत दो। मेरा खून बहुत बह चुका है, मुझे मरहम पट्टी करने दो। एक औरत और एक बच्चे को अगवा करने वाला इंसानियत की बातें कर रहा है। उसने 1 मील दूर जाने के बाद हेल्मा से गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुक गई। फिर उसने कहा, हेल्मा, फर्स्ट एड बॉक्स खोलो और इसकी मरहम पट्टी कर दो। वो उसकी हदायत पर अमल करने लगी। उसने सलारा से पूछा, हाँ, तो मैं तुम्हें आंटी सलारा कहा करता था। अब मालूम हुआ, चाहे जितना ही मुकद्दस रिश्ता जोड़ लो, आदमी जब शैतान बनता है, औरत जब चुड़ैल बनती है तो कोई रिश्ता असर नहीं करता। अगर तुम कभी माँ बनोगी और तुम्हारा बच्चा अगवा किया जाएगा तब मैं पूछूंगा, माँ बाप के लिए एक बच्चे की ज़िंदगी कितनी अहम होती है, किस तरह उनके दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ जाती है, वो खाना पीना भूल जाती हैं। मगर मैं ये फजूल बातें कर रहा हूँ, अब ये बातें तुम पर असर नहीं करेंगी, लिहाजा काम की बातें करो और बताओ ये कौन सी जगह है। ये जनूबी अमेरिका का एक जंगल है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच कह रही हो? मैं सच का यकीन कैसे दिला सकती हूँ? मैं तुम्हारे दूसरे कान का बुंदा भी एक ठाएं से उड़ा दूंगा। वो एकदम से लरस कर बोली, नहीं नहीं, मैंने झूठ कहा था, गोली ना चलाना, मैं सच बता रही हूँ। ये शुमाल मशरकी अफ्रीका का एक जंगल है। तुम तमाम बहन भाई टेक्सास सिटी में रहते थे, वहाँ से हज़ारों मील दूर यहाँ कैसे चले आए? जब हमें ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा और उसकी पूरी तफसीलात हासिल हो गई तो हम अपने एक तजुर्बेकार मैकेनिक को साथ लेकर इधर आ गए। हम जानते थे कि अमेरिका में हमें चारों तरफ से घिरा जाएगा, वहाँ सुपर मास्टर की हुकूमत है।
वो किसी भी तय खाने या किसी भी चोर दरवाजे के पीछे मशीन को छुपाने नहीं देगा। क्या वो किला तुम लोगों की मलकियत है? हाँ, हमारे बाप दादा के ज़माने से ये हमारा है। हमारे दादा हीरों की तलाश में अफ्रीका आए थे, उन्होंने ये किला तामीर करवाया था। यहाँ से करीबी आबादी कितनी दूर है? तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। किले से आने जाने के लिए यही एक छोटी सी पुख्ता सड़क है। मैं तुमसे तजुर्बात में ज़्यादा हूँ, तुम्हें समझाती हूँ। तुम यहाँ से फरार होने की हमाकत कर रहे हो। अगर इस सड़क से ज़रा भी भटक गए तो शायद सारी ज़िंदगी जंगलात में भटकते रहोगे। किसी बस्ती में पहुँचोगे तो वहाँ वैश्यों की आबादी होगी और तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकोगे। पारस ने इत्मीनान से कहा, बोलती जाओ, मुहिम जुई का शौक जवान हो रहा है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए मुझे जिंदा रखने पर उकसा रही हो। चूंकि अब तुम्हारी मौत करीब है, इसलिए सच बोलती जाओ। ये बताओ, ट्रांसफार्मर मशीन किले के किस हिस्से में छुपा कर रखी गई है? मेरे बेडरूम के नीचे तय खाना है, उसी तय खाने में वो मशीन है। जब मुझे उस मशीन के पास ले जाया गया तो मुझे रास्तों का इल्म नहीं हुआ। क्या सिर्फ इन्हीं आंखों का सैर था? हाँ, मेरे दोनों भाई आयरन और हार्डी आंखों से सैर ज़्यादा करने के माहिर हैं। जिसे एक बार अपनी गिरफ्त में लेते हैं वो फिर ज़िंदगी भर उनके असर से नहीं निकल सकता। लेकिन एक बार सुपर मास्टर की कैद में उन्हें बड़ी अजियतें पहुंचाई गईं। जिस्मानी और दिमागी तौर पर टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनकी दिमागी तवानाई कुछ कम हो गई। आंखों का असर भी पहले जैसा ना रहा। इसीलिए तुम और हेल्मा हार्डी के असर से निकल जाते थे और उसे बार बार तुम लोगों को सहरज़दा करना पड़ता था। वापस जाकर अपने भाई के सर पर हाथ फेरना और उसे कहना जिंदा रह जाओ तो यही बहुत है। अब ना आंखें रहेंगी ना आंखों का सहर। हेल्मा ने कहा, मास्टर पारस, मरहम पट्टी हो चुकी है। उसने कहा, और 2 मील गाड़ी ड्राइव करो, उसके बाद रोक देना। वो कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगी। पारस ने पूछा, मिस्टर जॉर्ज, मेरे पापा से किस किस्म के मामला तय हो रहे हैं? उसने जवाब दिया, हमने तुम्हारे बदले आर्मर का मुतालबा किया है। तुम्हारे पापा आर्मर को इस शर्त पर भेजने के लिए तैयार हैं कि हमारा कोई आदमी उनके पास जमानत के तौर पर रहे। क्या ये मामला तय हो चुकी हैं? अभी नहीं। हम कहते हैं हम 3 भाइयों में से किसी को जमानत के तौर पर रखा जाए, लेकिन तुम्हारे पापा सलारा को अपने पास रखना चाहते हैं। आखिर मेरे पापा हैं। बहरहाल तुमने क्या जवाब दिया? हमने इनकार किया है। तुम्हारे पापा ने हमें सोचने की मोहलत दी है। हेल्मा ने मजीद 2 मील जाने के बाद गाड़ी रोक दी। पारस ने कहा, तुम गाड़ी से उतरकर पैदल किले की तरफ जाओ, मैं तुम्हारी बहन को ले जा रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगा। जिद करोगे तो बहन की लाश कांधे पर उठाकर ले जाओगे। आखिर तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, जब बाप परदेश से आता है तो बच्चा पूछता है, अब्बा जी मेरे लिए क्या लाए? तब बाप उसकी पसंद की टॉफ़ी या खिलौना पेश करता है। इसी तरह मैं वापस गया और पापा ने पूछा, बेटे मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं सलारा को पेश करके सरप्राइज़ दूंगा। आखिर उन्होंने तुमसे इसी का मुतालबा किया है ना? वो अगली सीट की तरफ से सर घुमाकर बोला, मास्टर पारस, ख्वामखा जिद ना करो। मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता, इसे ले जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। कौन उल्लू का पट्टा तुमसे इजाज़त मांग रहे? तुम गाड़ी से बाहर जाते हो या दूसरे कान का बुंदा उड़ाकर दिखाऊं? सलारा ने चीख कर कहा, नहीं जॉर्ज नहीं, तुम बाहर जाओ, मेरी फिक्र ना करो। लेकिन सलारा ये नादान है, अपने आप को हीरो समझ रहा है। आगे जाकर कहीं भी खतरा महसूस करेगा तो तुम्हें गोली मार देगा। जॉर्ज, तुम ऐसे वक्त जहानत और हाजिर दिमागी से काम लेना भूल जाते हो। हालात का जो तकाजा है उसे पूरा करो, मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। जाओ यहाँ से। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसी वक्त दूर कहीं से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। पारस ने कहा, मैं जानता था वो गाड़ियां लेकर ताक़ुब नहीं करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए हम पर नज़र रखेंगे। हेल्मा, डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर निकालकर जॉर्ज को दो। उसने ट्रांसमीटर निकालकर जॉर्ज के हवाले किया। जॉर्ज गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। पारस ने कहा, अपने आदमियों से कहो हेलीकॉप्टर से भी ताक़ुब किया गया तो सलारा वापस नहीं मिलेगी। वो अपने आदमियों से रब्ता कायम करके यही बात समझाने लगा। ज़रा सी देर में हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर होती गई। पारस ने कहा, मिस्टर जॉर्ज, ट्रांसमीटर वापस गाड़ी में डाल दो। उसने गाड़ी की अगली सीट पर ट्रांसमीटर रख दिया। हेल्मा ने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। जॉर्ज पीछे रह गया। एक ही जगह खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। दांत पीस कर सोचता रहा, कमबख्त, देखने में लड़का सा है मगर कितना चालाक है। एक ट्रांसमीटर भी मेरे पास छोड़ देता तो मैं अपने लिए गाड़ी मंगवा लेता। पता नहीं कितना खून बह चुका है। मुझे इस हालत में 3 मील तक पैदल चलना होगा। आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद हेल्मा ने पारस की हदायत के मुताबिक गाड़ी रोक दी। उसने कहा, सामने रखा हुआ रिवॉल्वर और कारतूस की पेटी मुझे दो। उसने वो दोनों चीज़ें उसके हवाले कर दी। उसने बाहर निकलते हुए कहा, सलारा बाहर आओ और हेल्मा तुम इसकी तलाशी लो। सलारा बाहर निकलते हुए बोली, आखिर मेरी तलाशी क्यों लेना चाहते हो? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। हेल्मा सर से पांव तक तलाशी लेने लगी। फिर उसने कहा, कुछ नहीं है।
पारस ने कहा, यह जिस अंदाज में अपने भाई से गुफ्तगू कर रही थी उससे जाहिर होता है इसे हमसे निजात हासिल करने की पूरी उम्मीद है। इसके पास ऐसी कोई चीज़ है जो अपने लोगों की रहनुमाई करती रहेगी। शायद ये घड़ी है या वो अंगूठी। प्लीज़ इन दोनों को उतार कर यहाँ झाड़ी में फेंक दो। सलारा ने रिवॉल्वर की तरफ देखा, फिर कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम इतने ज़हीन कैसे हो। उसने घड़ी और अंगूठी उतारी, फिर उन्हें दूर एक झाड़ी की तरफ फेंक दिया। पारस ने कहा, कान का वो एक बुंदा जो रह गया है मुझे बार बार फायरिंग पर उकसाता है, उसे भी उतार कर फेंक दो। और हाँ देखो, तुम्हारे बालों में हेयर पिन है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। वह लड़खड़ाकर गाड़ी से लग गई। शदीद हैरानी से देखते हुए बोली, तुम इंसान नहीं शैतान के बच्चे हो। मेरा बाप सुनेगा तो नाराज़ हो जाएगा, जल्दी करो। उसने कान का वो बुंदा उतारा, फिर बालों से हेयर पिन निकाली, उन्हें भी दूर झाड़ी में फेंक दिया। पारस ने हुक्म दिया, अब तुम अगली सीट पर हेल्मा के साथ बैठोगी। हेल्मा चलो ड्राइव करो। वो दोनों गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गईं। पारस ने हेल्मा से गाड़ी की चाबी ली, डिग्गी खोलकर देखा। 2 बड़े बैग में खाने का सामान, पानी की 4 बोतलें, एक लंबा सा चाकू, एक छोटी सी टॉर्च लाइट रखी हुई थी। इसके अलावा इस डिग्गी में पहले से मजबूत रस्सों का बड़ा सा बंडल पड़ा हुआ था। उसने डिग्गी बंद कर दी। गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स भी रखा हुआ था। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। उसके पहले रिवॉल्वर में 4 गोलियां रह गई थीं। उसने उसमें से गोलियां निकालकर जेब में रखी, फिर खाली रिवॉल्वर सलारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे तुम रखो। उसने पलटकर हैरानी से देखा, फिर बोली, क्या तुम मुझे रिवॉल्वर दे रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकोगी। सलारा ने वो रिवॉल्वर ले लिया, फिर उसके चैम्बर को देखा तो झुंझला कर बोली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं इसे बाहर फेंक दूंगी, मैंने इसीलिए दिया है। उसने झुंझला कर रिवॉल्वर को खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर बोली, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? एक चिढ़ाता है दूसरी चिढ़ जाती है। क्या तुम एक नन्ही सी बच्ची हो? मैं हैरान हूं, तुम क्या चीज़ हो? क्या तुम्हें बातें बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई है? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी मम्मी ने मुझे इस काबिल बनाया है और टेलीपैथी के जरिए मेरे अंदर ऐसी जहानत भर दी है कि लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज दुनिया को हैरान कर देने वाली मम्मी नहीं रही। क्या तुम बता सकती हो उन्होंने क्यों खुदकुशी की है? तुम्हारे बाप की खुदगर्जी हो सकती है। जब उसने देखा कि शिबा यहूदियों के काम आएगी और हमारे किसी काम की नहीं रहेगी तो उसने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। तुम मुझे कब तक नादान बच्चा समझती रहोगी? क्यों बहकाने वाली बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आएगा। मुझे बहुत सी काम की बातें सिखाई गई हैं। उनमें से एक बात यह है कि दुश्मनों की किसी बात का यकीन ना करो, ख्वाह वो कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, क्योंकि दुश्मन का सच कभी कभी धोखा दे जाता है। उसने कारतूस की पेटी और रिवॉल्वर को अपने करीब रखा, फिर सीट की पुश्त से टेक लगाकर खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देखने लगा। दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, ऊंची नीची पहाड़ियां थीं। सलारा ने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये मैं तुम्हारे भाई के सामने बता चुका हूँ। क्या तुम नादानी की बातें नहीं कर रहे हो? मुझे यहाँ से पेरिस ले जा सकोगे, जबकि हम में से किसी के पास पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात नहीं है। हो सकता है करीबी शहर पहुँचने तक पापा से रब्ता कायम हो जाए, फिर ख्याल ख्वानी के ज़रिए हर नामुमकिन बात मुमकिन हो जाएगी। क्या अभी रब्ता कायम नहीं हो रहा? होता है, मगर मैं बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर तनवीमी अमल का असर कब तक रहेगा। अगर देर पा हुआ तो आसान सी तरकीब है, मैं खुद को ज़ख्मी करूँगा तो मेरी दिमागी तवानाई कम होगी, मेरा जहन इतना हसास नहीं रहेगा, ख्याल ख्वानी की लहरें कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद पापा, मम्मा और अंकल आर्मर से खूब बातें होंगी। वो मेरे लिए तमाम रास्ते आसान करते जाएंगे। सलारा ने पलटकर उसे देखा, फिर पूछा, जब ये बात इतनी आसानी से हो सकती है तो खुद को थोड़ा सा ज़ख्मी क्यों नहीं कर लेते? क्यों उनसे रब्ता कायम नहीं करते? इसलिए कि मैं किसी की मदद हासिल करना अपनी कमज़ोरी समझता हूँ, अपने बाप की भी मदद नहीं चाहता। जब मजबूर हो जाऊँगा, निजात का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब अपने आप को ज़ख्मी करके पापा को दिमाग में आने की दावत दूंगा। यहाँ से पेरिस तक जाने के लिए तुम्हें अपने बाप की मदद लेना ही पड़ेगी। अभी वो मरहला दूर है, पहले किसी शहर तक पहुँचने तो दो। जब मैंने घड़ी उतार कर झाड़ी में फेंकी थी उस वक्त 4 बज रहे थे। हेल्मा ने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा, अब 4:45 हो रही हैं। फिर सलारा ने कहा, 1 घंटे बाद अंधेरा होने लगेगा। फिर सोचो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? रात के वक्त इस जंगल से गुजरना क्या दानिशमंदी होगी? मैं इतना जानता हूँ, घने जंगलों में आबादी नहीं होती, लेकिन जहाँ से पुख्ता सड़क गुजरती है उस सड़क के किनारे छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं। तुम दुरुस्त कह रहे हो, कुछ आगे जाकर एक कच्चा रास्ता दाएं तरफ जाता है। उस रास्ते पर गाड़ी ले जाओगे तो आधे मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती मिलेगी। पारस सोचने लगा, सलारा जिस बस्ती में जाने का मशवरा दे रही है वहाँ कोई खतरा पेश आ सकता है, लेकिन वहाँ जाने के सिवा चारा भी नहीं था। अंधेरी रात में जंगल के दरमियान से गुजरना खतरनाक हो सकता था। अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती और पैदल चलकर
किसी पनाहगाह की तलाश में जाना होता तो जहरीले सांपों का ज़्यादा खतरा था। फिर खूंखार शेर और दूसरे दरिंदे भी कहीं से लपक सकते थे।